मॉर्निंग बच्चों। हमें आशा है कि आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे, तो स्टे होम सेव लाइफ। तो आज हम आप लोगों के सामने जो है कि लेसन लेकर आया हूँ कक्षा 8 का संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं संस्कृत अल्फाबेट बोलते हैं। तो आज हम कक्षा 8 के बच्चों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वर्णमाला क्या होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला मतलब होता है अल्फाबेट। तो आज हम बात करते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? तो चलिए देखिए, वर्णमाला क्या है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम जो है कि जिस पाठ को पढ़ते हैं उस पाठ के बारे में जानना जरूरी है। उस पाठ का मतलब क्या होता है। तो वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला जो है, वर्णमाला क्या है? तो हम पहले क्या करते हैं, वर्णमाला एक ध्वनि है। वर्णमाला क्या है? एक ध्वनि है। एक ध्वनि है। तो वर्णमाला क्या है बच्चों? एक ध्वनि है। जैसे क ख ग अ आ इ, ये हमारे क्या होते हैं? वर्णमाला होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। ठीक है। तो जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं तो वर्णमाला क्या होता है बच्चों? एक ध्वनि होता है जो हमारे मुख से स्वर निकलते हैं, जो या व्यंजन निकलते हैं या कोई अक्षर निकलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं वर्णमाला होता क्या है। वर्णमाला होता क्या है? तो अगर हम वर्णमाला को ब्रेक करें, यानी वर्णमाला को अगर हम तोड़ें, तो हमारा दो शब्द निकल कर आ रहे हैं अलग अलग। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है माला। जब हम वर्णमाला को ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे तो हमारा दो शब्दों में टूटता है। तो पहला वर्ण होता है, दूसरा माला होता है। अब हम क्या करते हैं, वर्ण का मतलब क्या होता है और माला का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। वर्ण का मतलब होता है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ ध्वनि होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी, तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ ध्वनि होता है और माला का अर्थ एक कतार में लगी हुई। यानी कि वर्ण का मतलब होता है ध्वनि और माला का मतलब होता है एक कतार में लगी हुई। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो अब उसका जो शाब्दिक अर्थ पूरा देखते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला की परिभाषा क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो ध्वनि और कतार, जैसे एक माला को पिरोने के लिए हमें एक और एक से अधिक जो है कि मालाओं को प्रयोग करते हैं, फूलों का प्रयोग करते हैं, और एक जो है कि रस्सी के सहारे उसको जो पिरो कर एक बड़ा माला करते हैं। तो इसी की तरह से हमारा जो होता है वर्णमाला होता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला क्या होती है। तो अब यहाँ इधर चलते हैं हम। वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला के प्रकार, टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। वर्णमाला के प्रकार क्या होते हैं। तो वर्णमाला मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वर्णमाला मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा स्वर, दूसरा हमारा व्यंजन, जिसे हम अंग्रेजी में वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर जो हमारे न होते हैं, संस्कृत में स्वर हमारे जो न होते हैं, जो कि माहेश्वर सूत्र से लिया गया है। स्वर जो है वो जो नौ स्वर जो है वो संस्कृत में वो माहेश्वर सूत्र से लिया गया है। यानी जो ये हमारे हैं ये माहेश्वर सूत्र से लिया गया है। माहेश्वर सूत्र से लिया गया है। ये जो हमारे स्वर है, जो नौ स्वर है, और से लेकर च तक का जो हमारे स्वर होते हैं वो अ ई उ ऋ सी ऋ ए ओ ऐ औ, ये जो हमारे होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और ये स्वर नौ होते हैं, और ये जो नौ स्वर जो होते हैं वो माहेश्वर सूत्र से लिया गया है। ठीक है बच्चों, ये माहेश्वर सूत्र से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने आपको अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि देखिए अ ई उ ऋ सी ऋ, ये जो होते हैं ये मूल स्वर होते हैं। ये कौन स्वर होते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर होते हैं, और इसे हम हर्ष स्वर भी कहते हैं। इसे हम
ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो स्वर होते हैं अ, ई, उ, ऋ, सी, ऋ, ये हमारे मूल स्वर होते हैं जिसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है? जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगता है, जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगता है, कम प्रयास करना पड़ता है, वो हमारा कहलाता है ह्रस्व स्वर कहलाता है। तो अ बोलने में कोई कठिनाई नहीं है, ई बोलने में कोई कठिनाई नहीं है, उ, ऋ, सी, ऋ, ये सब बोलने में जो है हमारे कम समय लगते हैं, तो इसीलिए हम उसको मूल स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं ए, ओ, ऐ, औ, ये हमारे जो है दीर्घ स्वर होते हैं। ये हमारे जो होता है दीर्घ स्वर होते हैं। इसे हम जो है आपका संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, यानी अ, ए, ओ, ऐ, औ को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर का मतलब होता है कि वर्ण को बोलने में अधिक समय लगता है। जिस वर्ण को बोलने में अधिक समय लगता है वो हमारा दीर्घ स्वर कहलाता है। यानी ह्रस्व स्वर से अधिक समय लेना ये हमारा क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। ये हमारा जो है संयुक्त स्वर होता है। क्योंकि संयुक्त स्वर इसलिए होता है क्योंकि इसमें देखो, इसमें जो है आपका जो है मूल स्वर से जो है कि लेता है, मूल स्वर से जो है शब्दों को लेकर जो है ये समान शब्द जो है बनाए गए हैं। तो जैसे आप देखिए ए, ओ इसमें क्या है? दो शब्द हैं, अ और ए, ऐ इसमें दो शब्द हैं, इसीलिए इसको बोलते समय हमें ज्यादा समय लगता है, इसीलिए हम इसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे ए बोलने में समय लग रहा है, ओ बोलने में समय लग रहा है, ए, ऐ, औ बोलने में क्या है? समय ज्यादा लग रहा है, इसीलिए जो हमारे दीर्घ स्वर कहलाता है। और एक संयुक्त स्वर है क्योंकि ये एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा स्वर क्या होते हैं। तो यहाँ चलते हैं अब व्यंजन की ओर। व्यंजन जो होता है, कॉन्सोनेंट जो होता है, व्यंजन जो है हमारे क, ख, ग, घ, इस तरह के जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। व्यंजन यानी हल तक के जो हमारे होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन जो होता है, यहाँ पर देखिए व्यंजन जो होता है, व्यंजन सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत या आधे होते हैं। प्यारे बच्चों, कि व्यंजन जो होता है सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत या आधे होते हैं। व्यंजन हमेशा हलंत नहीं होता है और आधे इसे कह सकते हैं। तो व्यंजन जो है तीन प्रकार के होते हैं। व्यंजन जो है वह तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्मक व्यंजन, और एक में इसमें चौथा जोड़ दिया गया संयुक्ताक्षर व्यंजन। लेकिन इसमें आपको ये नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि व्यंजन मुख्यतः, तो आप लोग देखे हैं कि व्यंजन के प्रकार आप लोगों को बताया गया है यहाँ पे। तो व्यंजन के प्रकार जो था वो तीन प्रकार के होते हैं। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा जो प्रकार है स्पर्श व्यंजन। व्यंजन के प्रकार में पहला प्रकार हमारा है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो होता है वह हमारे मुख के आंतरिक भागों से होते हुए बाहर तरफ आती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो होता है ये उसको जो है 5 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया। पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, और चौथा त वर्ग, और पांचवा प वर्ग। तो ये जो क, च, त, प, ये जो हमारे वर्ग हैं, इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है, 25 संख्या होती है उनकी। तो यहाँ पे देखिए क वर्ग में जो हमारे कौन कौन से जो व्यंजन आते हैं, और ये हमारे पूरे हलंत होते हैं। तो क वर्ग में पहला क, ख, ग, घ, ड, ये जो हमारे होते हैं वो कंठ से निकल कर आते हैं। हमारे मुख, हमारे शरीर के अंदर से जो कंठ है वहां से वो आवाज, वो वॉइस निकल कर आते हैं, कंठ से आते हैं। जैसे बोले क, कंठ से आते हैं, ख, ग, घ, ड, ये हमारे कंठ से निकल कर आते हैं।
अब चलते हैं दूसरा च वर्ग में। तो च वर्ग में हमारे आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ये हमारे तालु से आते हैं। ये सब जो हमारे अक्षर है, जो वर्णमाला है, वो हमारे तालु से होकर आते हैं। च बोले हैं तो तालु जो है हमारा, जो जीभ है वो तालु से सटकर आता है, तो ये हमारा तालु से आता है। ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये हमारे त वर्ग में आते हैं, ट वर्ग में आते हैं। तो जो ट जो वर्ग है वो हमारे मूर्धा से होकर आते हैं। हमारे जो शरीर में एक मूर्धा होता है, उस मूर्धा से होकर आते हैं। जैसे तो ये जो हमारा जो जीभ है, जो टंग्स है, वो क्या है, तालु में सट रहा है। जब जीभ और तालु जब एक साथ सटते हैं तो मूर्धा बोला जाता है, तो वो मूर्धा से होकर आते हैं हमारे। फिर इसके बाद त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये सब वर्णमाला जो है हमारे दंत यानी दांत से स्पर्श होकर ये सब अक्षर निकलते हैं बाहर। तो त बोला जा रहा है, तो द यानी दांत का स्पर्श हो रहा है, थ दांत का स्पर्श हो रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद है 5वें नंबर पे प वर्ग में कौन कौन से आते हैं हमारे व्यंजन, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे जो ओष्ठ यानी ओठ से निकल कर आते हैं। ओठों को स्पर्श करने के बाद ये सब हमारे जो है लेटर्स यानी वर्णमाला जो निकल कर आते हैं ओठ से। जैसे प तो ओठ से, फ ब ओठ से निकल कर आ रहे हैं। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि स्पर्श व्यंजन जो होता है 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को, इनकी जो संख्या होती है 25 होती है। और हम चलते हैं अब व्यंजन के दूसरे पड़ाव की ओर। व्यंजन का दूसरा जो प्रकार है वो है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन जो हमारे शरीर के अंदर से निकलती है, अंतःस्थ यानी कि वो आवाज हमारे अंदर ही रह जाता है। य यानी अंदर से आ रहा है, अंतर से आ रहा है, ठीक है। य, र, ल, व, ये हमारे जो है 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, जो य, र, ल, व होते हैं। और ऊष्म व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी जो 4 होते हैं, तो स, ह। तो ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है वह वर्ड जो बोलते समय हमारे शरीर से, हमारे मुख से जो ऊष्मा निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो स जब हम बोल रहे हैं तो क्या हमारे मुख से क्या है, ऊष्मा निकल रही है। फिर स बोल रहे हैं तो हमारे मुख से ऊष्मा निकल रही है। फिर स, फिर ह, ये हमारे ऊष्मा वाले लेटर हैं, ऊष्मा वाले वर्ड है। इसके बाद मैंने आपको एक और लिखाया था संयुक्ताक्षर व्यंजन। तो ये जो है व्यंजन के प्रकार में नहीं आएगा, लेकिन ये क्या है, जो संयुक्ताक्षर व्यंजन होता है वो कई वर्ड को लेकर जो है आवाज को निकालती है। तो संयुक्ताक्षर व्यंजन जो होता है संयुक्ताक्षर व्यंजन जो होता है ये हमारे होता है छ, त्र, इज्ञ। संयुक्ताक्षर व्यंजन जो होता है छ, त्र, इज्ञ, ये हमारे क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह संस्कृत वर्णमाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कंफ्यूजन होगा तो उसे आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को। तो धन्यवाद।